आदाब नाज़रीन, आज का मुद्दा में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्बास मेहदी। आज का मुद्दा में आज हम बात करेंगे उइगर मुसलमानों के हालात पर। अमेरिका ने कहा है कि वो उइगर मुसलमानों का मुद्दा उस वक्त तक उठाता रहेगा जब तक उसके मसले हल नहीं हो जाते। तो हम सवाल करते हैं कि मुसलमानों के मसीहा बनने वाले मुल्क क्यों खामोश बैठे हैं? क्यों रजब तैयब अर्दोगान खामोश बैठे हैं? क्यों इमरान खान खामोश बैठे हैं? क्यों ईरान जैसा मुल्क खामोश बैठा है? इस पर बात करेंगे। बात करने के साथ हमारे साथ बहुत खास मेहमान होंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। ममता बनर्जी को अस्पताल से मिली छुट्टी। कोलकाता के एसएसकेएम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कहा ममता बनर्जी की अपील पर दी गई छुट्टी, 1 हफ्ते तक आराम करने की दी सलाह। मगरबी बंगाल इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने जारी की स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में सोनिया, राहुल, प्रियंका के अलावा सिद्धू और अजहरुद्दीन के नाम भी शामिल। आज से आजादी के 75वें साल के जश्न की रस्मी शुरुआत। पीएम मोदी ने अहमदाबाद से शुरू किया आजादी का अमृत महोत्सव। साबरमती से आजादी मार्च को दिखाई हरी झंडी, बापू को किया सलाम। नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी ने दाखिल किया पर्चा। नॉमिनेशन से पहले किया रोड शो। शुवेंदु के मंच से स्मृति ईरानी पर ममता बनर्जी का पर निशाना। ममता बनर्जी पर हमले की मुखालफत में दिल्ली में इलेक्शन कमीशन से मिला टीएमसी वफ्द। हाई लेवल जांच का मुतालबा। सौगत राय का इल्जाम गवाहों को धमका रहे हैं शुवेंदु अधिकारी। जेडीयू में मर्जर की अटकलों के बीच आरएलएसपी को बड़ा झटका। पार्टी के 25 ओहदेदारों समेत कई कारकुनान आरजेडी में हुए शामिल। तेजस्वी की मौजूदगी में ली पार्टी की रुकनीत। और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पेश किया 1,55,645 करोड़ का कुल बजट। बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाकर 2,500 रुपए की गई। खेल पर 7,731 तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पर खर्च होंगे 2,865 करोड़ रुपए। हेडलाइंस प्रेजेंट्स इंदिरा आईवीएफ नए संतान एवं टेस्ट ट्यूब बेबी केंद्र। एसोसिएट स्पॉन्सर डिश टीवी। डिश नहीं डिश क्यों है ये। आप देख रहे हैं जी सलाम। आपके इस पसंदीदा चैनल पर हम आपको दिखाते हैं मुल्क और दुनिया की तमाम खबरें। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि मुल्क और बैरून मुल्क की लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट ZeeSalam.in पर भी विजिट कर सकते हैं। आप ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। और अब बात मुद्दे की करते हैं। चीन काफी वक्त से शिनजियांग सूबे में रहने वाले उइगर मुसलमानों पर मजालिम के पहाड़ तोड़ रहा है और इसको लेकर दुनिया के वो निशाने पर भी है। दुनिया के कई बड़े मुल्क इस मुद्दे पर उसको कई बार हैं और अपने रवैये में सुधार को लेकर आगाह कर चुके हैं। इसके बाद भी चीन ने अपने अंदर कोई बदलाव नहीं किया। यही वजह है कि अमेरिका एक बार फिर से इस मुद्दे पर अपना कड़ा रुख लेकर सामने आया है। अमेरिका के वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने चीन को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि वो उइगर मुसलमानों की नस्ल कुशी बंद करे। अमेरिका ने यह भी कहा कि वो इस मुद्दे के हल होने तक अपनी आवाज हर मंच से उठाता रहेगा। उइगर मुसलमानों पर जो जुल्म चीन कर रहा है उस पर दुनिया तो बोल रही है, लेकिन मुसलमानों के मसीहा बनने वाले इमरान खान कहां हैं? अर्दोगान क्यों खामोश है? सऊदी अरब क्यों खामोश है? ईरान क्यों खामोश है? इमरान को तो इस मुद्दे की ज्यादा जानकारी भी नहीं है। एक इंटरव्यू में वो बता चुके हैं अर्दोगान कभी कभी दबी जबान बोलते हैं, हालांकि वो भी अपने मुल्क में रह रहे उइगरों के खिलाफ हैं। सारे मुस्लिम ममालिक इस मुद्दे पर खामोश क्यों हैं? आज इसी पर बात करेंगे। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन काउंसिल फॉर वर्ल्ड अफेयर्स में रिसर्च फेलो डॉक्टर फजल रहमान साहब, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ सिंह जी और फॉरेन एक्सपर्ट शौकत भारती साहब। हम तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। तो उइगर मुसलमानों पर लगातार जुल्म हो रहा है, आज हम इस पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद होगा। मुसलमानों के मसीहा बनने वाले, हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि मुसलमानों के मसीहा बनने वाले मुल्क कहां हैं? वो रजब तैयब अर्दोगान कहां हैं जिन्हें कश्मीर में
जुल्म दिखता है, जिन्हें ये दिखता है कि कश्मीर में हिंदुस्तान की फौज जुल्म ढा रही है, उन्हें उइगर मुसलमानों की रिपोर्ट नहीं पता। अगर पता है तो फिर टर्की की पार्लियामेंट में अपोजिशन जब उइगर मुसलमानों की हालत पर रिपोर्ट दाखिल करने की बात करता है तो उसे रिजेक्ट कर देते हैं रजब तैयब अर्दोगान साहब। और इस मौजू पर हमारे साथ फजल रहमान साहब और अमिताभ जी दोनों जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहला सवाल मैं फजल रहमान साहब से यही करूंगा कि अमेरिका ने आज बहुत ही मजबूती के साथ कहा कि हम उस वक्त तक हर मंच से उइगरों के हक में आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक ये मुद्दा हल नहीं हो जाता। तो मेरा ये सवाल है कि मुस्लिम ममालिक क्या कर रहे हैं? रजब तैयब अर्दोगान साहब, ईरान क्या कर रहा है, सऊदी अरब क्या कर रहा है, खुद इमरान खान जिन्हें ज़्यादा पता ही नहीं है उइगर के मसाइल, वो क्या कर रहे हैं? देखिए बात सर, आज की जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है जी, वो बहुत ही रियलिज्म पे बेस्ड है। उसमें किसी तरह की आइडियोलॉजी, किसी तरह का आइडियलिज्म या किसी तरह की कहीं के जो कहते हैं ना कि हाई मोरल स्टैंड लेना जी, अब उसका दौर नहीं। आपने बात कही कि मुस्लिम जो रहनुमा हैं, जो मुस्लिम लीडर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि मुस्लिम जो लीडरान हैं और जो उनकी अपनी जो इंटरनल सिचुएशन है वो खुद बहुत वीक है। अब वो जमाना चला गया, वो वक्त चला गया जब वो मुसलमानों के नाम पे सेंटिमेंट की पॉलिटिक्स करना, पॉलिटिकल रेगुलेट करना, इन सब चीजों पे अब आवाम के दिल को नहीं जीत सकते हो। मैं आपको बताता चलूं कि दुनिया का जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था फिलिस्तीन। उसको उन्होंने तकरीबन 50-60 साल तक लोगों को बताते रहे, लोगों को जोड़ते रहे। जब उन्होंने फिलिस्तीन जैसे मुद्दे को, जो बहुत ही दुनिया का सबसे बड़ा एक, अगर हम बात करते हैं अगर पॉलिटिकल आइडियलिज्म की, तो बहुत ही टेस्टिंग पॉइंट है वो। जब वहां पे ममालिक ने कुछ अपने आप को खामोश कर लिया, अपने आप को सरेंडर कर दिया, तो ये यहाँ पे मामला चाहे चाइना का हो, चाहे रोहिंग्या का हो, चाहे और भी बहुत सारी जगह मजालिम हो रहे हैं, चाहे ईरान के अंदर, चाहे पाकिस्तान के अंदर, चाहे टर्की के अंदर, जो सारे के सारे जो गुलन मूवमेंट के साथ हो रहा है, तो बहुत सारी चीजें हैं। उसमें हम आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि दूसरे की लड़ाई सऊदी अरब लड़ेगा या पाकिस्तान लड़ेगा या ईरान लड़ेगा या टर्की लड़ेगा। उसकी वजह है कि ये सारे के सारे ममालिक, इनकी जो पूरी जो फॉरेन पॉलिसी की जो आइडियोलॉजी है, उसमें कहीं ना कहीं से कोई सॉवरेंटी नहीं है, उनकी कोई अपनी जो है खुद एतमादी नहीं है, उनकी खुद मुख्तारी नहीं है। वो कहीं ना कहीं से गाइड होते हैं, उनका कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कंपल्जन है, कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक कंपल्जन है और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कंपल्जन है। जब मैं इन तीनों चीजों की बात कर रहा हूं तो बताता चलूं कि आपको याद होगा, ये कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान चाइना से किस बुनियाद पे ये तनकीद कर सकता है या उनसे कुछ सवालात कर सकता है। पाकिस्तान का जिस तरह से इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मिलिट्री इंटरेस्ट जिस तरह से इन्वॉल्व है, उसमें पाकिस्तान की कोई गुंजाइश बचती नहीं है। अब आइए ईरान पे। ईरान पिछले तकरीबन 8-10 साल से चाइना से, जब से वो सैंक्शन की बात हुई है, जब से सारी चीजें चल रही है, एक अलग तरह की फोकस हो गई ईरान से। चाइना ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट किया है, चाइना उनका ऑयल को इंपोर्ट करता है, तो वो भी चीजें उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इस बात की इजाजत नहीं देता कि बहुत ज्यादा तक जाए। आपने बात की अर्दोगान साहब की, तो अर्दोगान साहब तो मतलब पिछले कई सालों से, 15 सालों से मुसलमानों के सवालात उठाते उठाते अब लगता नहीं कि उनके पास कोई चीजें बची हुई हैं। फिलिस्तीन को बोले फिलिस्तीन का क्या हाल है, और रोहिंग्या बोले उस पर क्या हाल है, इजिप्ट पे बोले वहां के जो आर्मी के खिलाफ बोले उसका क्या हाल है, ट्यूनीशिया पे बोले, लीबिया, हर जगह से देखिए उनके पास सब कुछ, जो उनकी जो सारी की सारी जो उनका जो एक नई फॉरेन पॉलिसी लेके आए थे, वो जीरो प्रॉब्लम, वो तकरीबन फेल हो गई। अब आपने बात की अमेरिका की, तो सवाल ये है कि अमेरिका किस हद तक चाइना को प्रेशर में ला सकता है। मैं बताता हूँ आपको कि ईरान चाइना के पास अभी बहुत सारे दूसरे मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला है उनको उनके जो इकोनॉमिक टाइज हैं, जो पॉलिटिकल टाइज हैं, जो ट्रम्प के जमाने में बहुत हद तक डैमेज हो चुके हैं, वो अमेरिका की प्रायोरिटी होगी अभी। क्योंकि अमेरिका ने अभी हमारे न्यू एडमिनिस्ट्रेशन को अपने नया साबित करना है, ये बताना है उनको कि हम पिछली एडमिनिस्ट्रेशन से अलग हैं। उनको ये भी बताना है कि हमने जो इलेक्शन में जो वादे किए थे, वो वादे को पूरा कर रहे हैं। लेकिन दरहकीकत मामला ये है कि अमेरिका और चाइना के पास बहुत सारे दूसरे इससे ज्यादा अहम मसाइल हैं, जिसपे अमेरिका की नजर होगी,
जो चाहेगा अमेरिका पहले मसले हल हो, जो उनका ट्रेड डिफिसिट है, जो उनका ट्रेड इम्बैलेंस है, जो बहुत सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता नहीं कि ये सिर्फ और एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, और अमेरिका की इस बयानबाजी से या अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के इस स्टेटमेंट से चाइना का अपना एक पॉलिटिकल ब्लूप्रिंट है, जो उनकी अपनी सियासत है, वह मुसलमानों के कई जिस तरह से 5-6 साल की चीजें कर रहे हैं, उसमें हम किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है सर, हमारे साथ अमिताभ जी भी बने हुए। अमिताभ जी, मैं आपसे ना इसकी पृष्ठभूमि, इसका पस मंजर, इसके बैकग्राउंडर्स जानना चाहता हूं कि क्या वजह है, क्यों उइगरों पर इतना जुल्म ढा रहा है, इतना प्रताड़ित किया जा रहा है उइगरों को चाइना में, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? देखिए, चीन, आज का जो चीन हम देख रहे हैं वो आज से 200-300 साल पहले वैसा नहीं था जी। उइगर मुसलमान जो है जिनजियांग में, जिन्हें सिंकियांग पहले कहते थे, वहां करीब 60% उइगर मुसलमान थे। और उइगर मुसलमान सिर्फ और उसको उन्होंने अपना नाम भी दिया था ईस्ट तुर्किस्तान, जिसको आज भी वो रेफर करते हैं, वो कहते हैं। और हान चाइनीज, जो मतलब चाइना के मूल निवासी हैं या चाइनीज जिन्हें हम नाम से जानते हैं, जो मैंडरिन बोलते हैं, उन लोगों की जनसंख्या 35-40% हुई है। तो ये भी माना जा सकता है, हालांकि ये कोई संयोग नहीं है कि पॉपुलेशन ऊपर नीचे होती रहती है, लोग का माइग्रेशन होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, कई कारणों से, कई बार आतंक से, कई बार लड़ाइयों से, कई बार इकोनॉमिक रीजन से, तो लोग ऊपर नीचे होते रहे हैं। वर्तमान का चीन जो हम देख रहे हैं, उसको डेमोग्राफी है, उसको चेंज करने की कोशिश की गई। अब किया क्या गया, उइगर मुसलमान जो जिनजियांग में मेजॉरिटी में थे, और उइगर मुसलमानों की संख्या अगर हम देखें तो इस सदी के 20वीं शताब्दी के शुरू से ही कम होने लगे थे। लेकिन इसमें रिमार्केबल चेंज आया जब चीनी क्रांति हुई और जब कम्युनिस्ट शासन वहां लागू हुआ 1949 में। 1949 में खासकर उइगर मुसलमानों को माइनॉरिटी बनाने के लिए हान चाइनीज लोग को बुलाया गया और वहां रखा गया। तो कई जगह ऐसे हैं जिनजियांग में जहां आप देखेंगे कि हान चाइनीज ज्यादा हैं, जैसे उनकी कैपिटल उरुमची में, हिस्टोरिकली उरुमची उनका कैपिटल रहा है, जिनजियांग में उनके नंबर ज्यादा थे, लेकिन हान चाइनीज को लाके वहां रख दिया है। काशगर में जो उनका एक तरह से ओरिजिन माना जाता है इस तुर्क मूवमेंट का, और वहां जिनजियांग के लोगों का, उइगर मुसलमानों का। तो और ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो उइगर्स के साथ ही नहीं है, जितने माइनॉरिटीज हैं वहां, और ये संयोग ही है कि जिनजियांग में ज्यादातर जो माइनॉरिटीज हैं वो मुसलमान हैं, कुछ कजाक भी हैं। और अब तक जो अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स है या जो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स है, जो ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स बताता है, उसमें 1.2 मिलियन उइगर्स को, कजाक्स को और अदर माइनॉरिटी को, मंगोल्स को भी, कुछ मंगोल्स भी हैं वहां पर उनको जेल में, या जिन्हें हम री एजुकेशन कैंप कहते हैं, अमेरिका तो उसे री कॉन्सेंट्रेशन कैंप भी कह देता है, या जो ह्यूमन राइट्स वॉच के लोग हैं या एमनेस्टी इंटरनेशनल के लोग हैं। तो इसका एक पुराना इतिहास रहा है। अब हो क्या रहा है, ज्यादा डरावना अब हो गया है। हुआ क्या है कि 2009 में जो घटनाएं हुई, आतंकवादी घटनाएं, उसके बाद वहां के हान चाइनीज मेजॉरिटी जो है, या चाइनीज सरकार जो है, या कम्युनिस्ट सरकार जो है, वहां पर एकदम से सर्वेलेंस बढ़ा दिया और लोगों पर कैमरे लगे होते हैं। जैसे मैं अभी एक विदेशी चैनल का एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें जो उनका मॉल है एक उरुमची में, उस मॉल में हर 5 मीटर पे फेस रिकॉग्निशन है, उसमें कैमरे ऐसे लगे हुए हैं कि लोग जो आई डिटेक्शन, जो उन्होंने नई तकनीक इजाद की है कि आपकी आंखों को देखकर पहचान लेते हैं कि आप कौन है, आप उनका जो प्रोफाइल। तो ये जो प्रोफाइलिंग होने लगी है वो बड़ा डेंजरस हो, और कई तरह से इसके पहले फजलुर रहमान साहब ने कहा कि तुर्की कर रहा है। आप माने ना माने, तुर्की ही एकमात्र उनका कहिए कि
हितैषी है, जो उनका हित चाहता है। और इस्तांबुल आजकल जिनजियांग का कैपिटल माना जा रहा है, क्योंकि 25,000 उइगर मुसलमान वहां रहते हैं, उनको शरण दिया गया है और एक तरह से ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट जो है उसको वहां सस्टेन किया जा रहा है, लेकिन वो मुखर नहीं हो पा रहे हैं। और सिर्फ तुर्की नहीं, पूरे जितने इस्लामिक राष्ट्र हैं महत्वपूर्ण, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इन सारों, ईरान, इन सारों ने अबैंडन कर दिया है उइगर मुसलमानों को। उनको क्या दिखता है, तो वो दुनिया के वो सारी जगहें जहां असल में मुसलमान डेमोक्रेटिक स्पेस में रह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं उन पर प्रताड़ना की जा रही है। अगर प्रताड़ना देखना है, अगर उन पर जुल्म जो ढाया जा रहा है सरकारों द्वारा, अगर वो देखना है, तो जिनजियांग के किसी एक डॉक्यूमेंट्री को आप यूट्यूब या किसी चैनल पे देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे प्रताड़ित किए जा रहे हैं। और यही नहीं, सिर्फ जो वहां के लोकल लोग हैं, नहीं है, आई एम सॉरी, जैसे आप हिंदुस्तानी होके जाएं वहां और कैमरा अगर आपके पास है, तो एक आदमी आपको पूरे जर्नी में ट्रेल करेगा और वो देखेगा कि आप कैमरा से सचमुच सीनरी ले रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इतने बुरे हालात। और जो वहां से भाग के आए हैं, जो छुपा के कैमरों से या वीडियो कैमरों से दिखाया जा रहा है, वो भयावह है। और ये मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है या कोई डर नहीं है कहने में कि वहां सचमुच जेनोसाइड हो रहा है, एथनिसाइड हो रहा है, हम अंग्रेजी में कहते हैं, मुझे उर्दू या हिंदी का लफ्ज मुझे याद नहीं आ रहा है। ये प्रॉपर प्लान्ड वे में लोगों को प्रताड़ित करके ये मनवाया जा रहा है। आप उनके और उनके कंसंट्रेशन कैंप्स, जो री एजुकेशन कैंप्स हैं, चाहे उनके कई सारे लोग हैं जिनको उनके री एजुकेशन कैंप में जा रहा है और पति पत्नी दोनों को भेज दिया गया है, और उनके बच्चों को स्कूल में या किंडरगार्टन में भेज दिया जाता है, जहां वो वही चिल्लाते हैं जो चाइनीज करते हैं, चाइना इज इन तमाम स्लोगन्स उठाए जा रहे हैं। इस्लाम या जो इस्लामी प्रतीक चिन्ह है, मस्जिदें हैं या जो वज़ू करने का जगह है, उन सबको मैं बोल नहीं सकता उनकी क्या स्थिति है। ये सब अगर आप देखेंगे तो सचमुच एक तरह से विद्रोह होता है। विद्रोह इसलिए नहीं होता है कि ये क्या हो रहा है, विद्रोह इसलिए होता है कि एक साम्यवादी व्यवस्था जो दुनिया में अपने आप को सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रही है, वो इतने हद तक गिर सकता है। वजू खाने में आपने बार खोल दिया, इमेजिन कीजिए। अब इस तरह की तो भयावह ही, उसको क्या कहा जाएगा, आप प्रयोग कर रहे हैं वैसे चीजों को जो बिल्कुल वहां पर मजहबी जज्बात की तो धज्जियां उड़ रही हैं, लेकिन इंसानी जज्बात को भी रौंदा जा रहा है, पामाल किया जा रहा है। सर, आप अभी कह रहे थे कि टर्की में उनको शेल्टर किया जाए, टर्की उनको शेल्टर दे रहा है, लेकिन अब तो तैयारी ये हो रही है, चाइना और टर्की के बीच ये समझौता हुआ है कि अब उइगरों को वो डिपोर्ट करेंगे, उनको सौंपेंगे। देखिए, टर्की चाह के भी जो उनका पब्लिक ओपिनियन है बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ये है कि नए लोगों को नहीं आने देना चाहता है। और जो तर्किस्तान, जो ईस्ट तर्किस्तान, मैं जिनजियांग नहीं कहूंगा, ईस्ट तर्किस्तान जो है जिसको वो क्लेम करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन पे है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उससे गुजरता है। सीपेक जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उससे गुजरता है। टर्की को भी उससे फायदा होगा। एक लार्जर एंटी यूएस ग्रुपिंग जो बन रही है, उसमें टर्की, रूस, चीन, ये प्रमुख राष्ट्र बन के उभर रहे हैं, तो जाहिर है इनकी दोस्ती बढ़ेगी, उनको कर्व किया जाएगा। लेकिन जो जिनजियांग के लोग हैं वो तुर्क मूल के ही लोग हैं। कितना भी आप कर लें, वहां का लोकल पब्लिक ओपिनियन जो है वो आपको बियॉन्ड अ पॉइंट करने नहीं देगा। तुर्की में सब कुछ अच्छा नहीं है, तुर्की में तानाशाह ही है, तानाशाह का जो रोल है वो बढ़ता जा रहा है। वो एक सेक्युलर स्टेट था जिसके चलते उसकी काफी कदर होती थी, धीरे धीरे उससे हटता जा रहा है। तो लेकिन अभी भी एक टॉलरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट और जिनजियांग के लोगों के प्रति सहानुभूति उनकी है। और अगर आप देखेंगे तो जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटीज जिनजियांग के बाहर होते हैं, वो इस्तांबुल और अंकारा में ही होते हैं। उइगर्स द्वारा चीन के, जैसे चीन के चीनी दूतावास के दीवार पे इन्होंने बम फेंक दिया कुछ सालों पहले। तो ये जहां उन पर आक्रमण या आतताइयों के द्वारा कुछ होता है, उसका एक स्टेप लिया जाता है जरूर,
जो वहाँ के जिनजियांग उइगर लोग हैं, अंकारा में या इस्तांबुल में कुछ ना कुछ वो करते हैं कि वो न्यूज में बना रहे। ठीक है, हमारे साथ फजल रहमान साहब भी हैं। फजल रहमान साहब, आपने कहा कि इस्लामिक ममालिक के ये हालात नहीं है कि वो बोल सकें, लेकिन हमने देखा कि जब आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच जंग हो रही थी तो टर्की पूरी तरह से खुल के उसके साथ खड़ा था। कश्मीर का जब मसला होता है तो वो खुलकर रजब तैयब अर्दोगान पाकिस्तान आते हैं और कहते हैं कि कश्मीर का मसला हमारा भी उतना ही है जितना पाकिस्तान का मसला है। तो फिर चाइना पर इतनी खामोशी, उइगर मुसलमानों पर इतनी खामोशी के पीछे सबब क्या है, वजह क्या है? देखिए, इसकी बेसिक वजह ये है जो ग्लोबल पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। जिस तरह की पॉलिटिक्स पिछले हम 10 साल से उस रीजन में देख रहे हैं, अगर आप देखिए पर्टिकुलरली अरब अपराइजिंग के बाद शुरू में टर्की ने चाहा कि उस पूरे पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन में अपने आप को कहीं ना कहीं वो प्लेस करके एक बड़ा ही स्ट्रेटजी को मिलिट्री पावर बनेगा जो सारे के सारे जो टेरिटरी है उसको डिक्टेट और डिटरमिन करे। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है। वो जहां जहां भी गए, जहां जहां भी उन्होंने चाहा कि अपने आप को एक टर्की एक मॉडल बनेगा, एक इस्लामिक मॉडल, एक इकोनॉमिक मॉडल, एक डेमोक्रेटिक मॉडल, उसमें उनको किसी हद तक कोई भी कामयाबी नहीं मिली। और वो चाह रहे थे जो पॉपुलर परसेप्शन का जो हिस्सा बनेंगे नए अरब वर्ल्ड में, वो नहीं बन सके। ये तो पहला सीन है। दूसरा सीन आप ये कहा कि आर्मीनिया और अज़रबैजान, तो इसकी आर्मीनिया और अज़रबैजान की जो हिस्ट्री है और जो उसका पूरा जो पूरी तारीख है, उसको इन चीजों से आप एसोसिएट नहीं कर सकते। वहां पे देखिए, वहां पे ईरान ने जो है आर्मीनिया को सपोर्ट किया इस वजह से कि टर्की और आर्मीनिया का अपना पुराना जो है डिफरेंसेस है। आप याद होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, किस तरह आज तक वो मामला एक इशू बना हुआ है। और अज़रबैजान में अच्छे खासा उनकी अपनी एक अदर स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक जिस तरह का इंटीग्रेशन है टर्की में, उस वजह से टर्की को अपना मतलब टर्की को अपने आप को कहीं कंपनसेट भी करना था। जिस तरह से लीबिया में उन्होंने मात खाई, इजिप्ट में मात खाया, सीरिया में जिस तरह से हुई, तो वो कहीं ना कहीं उन चीजों को कंपनसेट करना था। अब बात ये आती है कि चाइना की, जैसा कि ये मिताब सिंह बता रहे थे कि वहां पे टर्की में बहुत एक तरह का जो है उनको लेके अलग तरह का सेंटिमेंट है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए, जिस तरह से तेजी से चीजें बदल रही हैं और जिस तरह का टर्की पे प्रेशर बढ़ रहा है, अभी उन्होंने जो है, आप याद होगा कि बहुत सारे अरब ममालिक के जो इस्लामिक एलिमेंट थे वहां शेल्टर ले रखा था। अब उनको भी लेके टर्की बहुत ज्यादा डोलड्रम में इनके साथ क्या किया जाए। अगर मान लीजिए उनके इजिप्ट के साथ समझौते या सऊदी के साथ समझौते हो रहे हैं, उनका जो पूरा का पूरा जो इस्लामिक रेटोरिक है, उनको कहीं ना कहीं उसको मॉडरेट करना पड़ेगा। उन्होंने ऑलरेडी मॉडरेट करना शुरू कर दिया है। इसी तरह से अगर चाइना का बहुत ज्यादा अगर प्रेशर हुआ तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा दिनों तक वो स्टैंड कर पाएंगे। और जहां तक पब्लिक ओपिनियन की बात है, जिस तरह से इनकी जो बढ़ती हुई जो ऑटोक्रेसी है, जिस तरह की तानाशाही है, और जिस तरह से एर्दोगान साहब पिछले तकरीबन 5 साल से उन्होंने टर्की को जिस तरह से ओन कर लिया है, आज का टर्की जो है एर्दोगान और टर्की दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हो चुके हैं, तो उसमें पब्लिक ओपिनियन की कोई बहुत ज्यादा अहमियत रह नहीं जाती है। और आपको उनकी डे टू डे पॉलिसी से पता चल रहा होगा, खास करके जो जिस तरह से जो वहां को अटेम्प्ट हुआ, सो कॉल्ड को अटेम्प्ट या क्या था, वो तो आने वाली वीडियो उससे बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो वहां की पब्लिक ओपिनियन का एर्दोगान साहब जो पूरी की जो पॉलिटिक्स है पिछले 2-3 साल से, उसमें पब्लिक ओपिनियन को की अहमियत नहीं है। और बहरहाल चाइना एक मेजर पावर है, उसको कोई भी कंट्री, और खास करके वो कंट्री जो बहुत ज्यादा उनके पास एम्बिशन है, वो चाइना को इस वक्त अबेंडन नहीं कर सकते, चाइना को बहुत ज्यादा एंटोगोनाइज नहीं कर सकते। उसकी मिसाल ये है, चाहे देखिए पाकिस्तान हो, पाकिस्तान किसी भी तरह से उसका वो नहीं है के पास ऐसे रिसोर्सेज या इतनी कैपेबिलिटी नहीं कि एंटोगोनाइज करे। ईरान, चाइना बहुत उनके लिए इस वक्त जो है, चाइना ने जिस तरह से रिस्ट्रिक्ट किया ईरानी इकोनॉमी को, और जिस तरह से चाइना ने ईरान को शील्ड किया है अमेरिकन सैंक्शन के खिलाफ हर फोरम पे, रीजनल फोरम पे, पॉलिटिकल फोरम पे। फॉर एग्जांपल सीरिया में जिस तरह से चाइना ईरान का ज्वाइंट वेंचर रहा है, जिस तरह से असद रजीम को उन्होंने सेव किया है, शील्ड किया है। और टर्की की इकोनॉमी पिछले तकरीबन 3-4 साल से वो काफी डिक्लाइनिंग उसमें है, और चाइना एक बड़ा इकोनॉमिक पावर है, तो उसके साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट है, बड़े मेगा प्रोजेक्ट है, उनका इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है। तो आज की फॉरेन पॉलिसी में जो हम और आप बहुत हद तक
समझने से कासिर रहते हैं, वो इकोनॉमिक एलिमेंट बहुत ही डोमिनेंट हो गया है, जो पहले 10 साल पहले नहीं था। आज की फॉरेन पॉलिसी जो है, अगर आप गौर करें तो पूरी की पूरी वो इकोनॉमी के आसपास चलती है। उसमें जो पहले हम कहते ना कि हिस्टोरिकल लिंकेज है, सिविलाइजेशनल लिंकेज है, कल्चरल लिंकेज है, हमारी हिस्ट्री होती है, तो अब वो फॉरेन पॉलिसी का किसी भी कंट्री का डिस्कोर्स नहीं रहा है। अब मामला ये है कि आप हमको किस हद तक हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सर्व कर सकते हैं। भाई इमरान खान साहब को क्या चीज रोकती है ये बोलने से कि वहां पे भाई कुछ ज्यादतियां हो रही हैं? सीधा साधा मामला इकोनॉमिक्स का है। और चाइना की फॉरेन पॉलिसी जो है, अगर आप देखें, अनलाइक अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी जो किसी को दूसरी कंट्रीज को वो फ्रेंडली होते हैं, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे अरब वर्ल्ड हो, उनका पूरा का पूरा जो फॉरेन पॉलिसी इकोनॉमिक उसके आसपास, उनकी फॉरेन पॉलिसी का जो मेजर टेम्पलेट है वो इकोनॉमिक है। अफ्रीका में उनका इन्वेस्टमेंट देखिए आप, लैटिन अमेरिका में इन्वेस्टमेंट देखिए आप, इजिप्ट में देखिए, अरब वर्ल्ड में देखिए आप। तो जिस तरह का इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और जिस तरह का उनके अंदर जो ग्रोइंग रिलेशनशिप है और जो बढ़ते हुए जो टाइज है, और एक नए अल्टरनेटिव की जब बात चल रही है, जो एक फर्स्ट वर्ड के बाद जो है एक सेकंड वर्ड का जाना, फिर थर्ड वर्ड, जो जिनको थर्ड वर्ड कहते थे, अब वो थर्ड कहलाने के लिए नहीं है। अब उनकी इकोनॉमी बहुत आगे है, उनकी डेमोग्राफी बढ़ चुकी है, उनकी मिलिट्री पावर बढ़ गया है। एक सेकंड वर्ल्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और उसमें ये सारे के सारे पावर जो है, इनके पास न्यू एस्पिरेशंस है, न्यू एम्बिशंस है, और न्यू डिजायर और न्यू अर्ज है। तो जिस तरह से की पॉलिटिकल रिशफलिंग हो रही है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, जो कहते हैं स्ट्रेटेजिक रिशफलिंग, उसमें ये सारे अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं, चाहे ईरान हो, चाहे टर्की हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इजिप्ट हो, कोई भी, हर अपने अपने कॉन्टिनेंट से। उसमें जब आप इमेजिन करते हैं तो एक बड़े पावर के बगैर जब किसके पीछे आप जाएंगे? किसी ने किसी को, तो अगर आपको याद होगा कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स में, जितने जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे उनका उनके आगे अमेरिका का उनको प्रोटेक्टर था। तो अब ये सारे जो जिसको हम मिडिल पावर कहते हैं, उनको चाइना को साथ रखना एक मजबूरी है। अब मजबूरी के अलावा मैं ये भी कहूंगा कि उनके पास कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। भाई मैं कहूँ, जैसे आपको याद होगा 2-3 साल पहले रोहिंग्या का बहुत बड़ा मसला उठा। उर्दगान साहब ने अपने जिस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर ओगलो साहब, दाऊद ओगलो, उन्होंने भेजा था उनको, जाइए आप। लेकिन अल्टीमेटली अगर आज आप देखिए तो रोहिंग्या का हुआ क्या? इसी तरह से ये इशू जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आज की ये सब चीजें बहुत ही टेम्परेरी चीजें होती हैं, और हर कंट्री जो है अपना लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट देख रही है, और पर्टिकुलरली वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो है वो इकोनॉमी के आसपास घूम रहा है। उसमें लगता है कि चाहे टर्की हो, चाहे पाकिस्तान हो, इवन ईरान भी अपने आप को कहीं ना कहीं से एक जो मुस्लिम एक ब्लॉक है, वो चाहता है कि मुस्लिम ब्लॉक की हम लीडरशिप करें, मुस्लिम ब्लॉक को हम क्यादत करें। उसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, और उसकी लिमिटेशन फिर मैं ये कहूंगा कि वो स्ट्रेटेजिक भी हैं, वो इकोनॉमिक भी हैं, वो डिप्लोमेटिक भी है। तो जहां तक मेरा ख्याल है, जस्ट टू सबमिट इट, कि ये सारा का सारा जो मामला है हिंदू मुसलमानों का, इसमें बहुत कुछ होने नहीं जा रहा है। इसलिए कि हर कंट्री का अपना एक लिमिटेशन भी है, एक लिमिटेड कैपेसिटी भी है, और उसके अलावा उसका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट भी है। और ये सारी की सारी जो नारेबाजी है, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म है, चाहे वो टर्की हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे सऊदी अरब हो। आपको बताता चलूं मैं कि आप याद होगा मोहम्मद बिन सलमान साहब जब आए थे चाइना, ये बहुत ही हाई प्रोफाइल विजिट थी, और पूरी दुनिया की नजर थे कि ये मोहम्मद बिन सलमान कुछ कहेंगे, क्योंकि मुसलमानों को देखते तो उनका एक जुमले का इंटरव्यू, उनका एक जुमले का जवाब था कि चाइना जो है अपनी लड़ाई लड़ रहा है टेररिज्म के खिलाफ। तो अब क्या उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह की चीजों को टेररिज्म से ब्रांड कर देना। और आज आखिरी जुमला, माफ कीजिएगा, कि आज जितने की भी रेसिस्टेंट मोमेंट्स हैं, जितने भी कोई पॉलिटिकल अपोजिशन है, सबसे अच्छा जो हरबा है स्टेट के पास, उसको आप टेरर से ब्रांड कर दीजिए, और उसकी सारी की सारी चीजें जो ग्रीवांसेस हैं उसको पेंट कर दीजिए कि टेररिज्म, ये टेरर है, ये एक्सट्रीमिज्म है। उससे दुनिया में सारा डिस्कोर्स जो है दब जाता है, और उसी तरह यही मामला चाइना में चल रहा है। ठीक है सर, यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद अपनी चर्चा, अपनी गुफ्तगू, अपनी बातचीत, अपना तबसरा जारी रखेंगे।
वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है आज के मुद्दे में। आज के मुद्दे में आज हम उइगर मुसलमानों के मसाइल पर बात कर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि क्यों खामोश है अर्दोगान, क्यों खामोश है टर्की। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। अमिताभ जी हैं और फजल रहमान साहब हैं। अमिताभ सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, चूँकि आपने कहा कि नहीं टर्की कुछ हद तक उइगर मुसलमानों को पनाह दे रहा है, हमने जो खबर पढ़ी और वहाँ से जो इत्तलाएँ आ रही, जो इन्फॉर्मेशन आ रही हैं कि वहाँ की अपोजिशन ने पार्लियामेंट में जब ये मुद्दा उठाया तो उसको सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। 2019 में नेटो ममालिक ने उइगर का मुद्दा उठाया तो वहाँ भी टर्की खामोश रहा। अब वहाँ का अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगाता है कि उइगरों के मसाइल पर खामोशी के लिए चाइना और अर्दोगान के बीच $50 बिलियन का करार हुआ है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। देखिए, तुर्की में एक बहुत बड़ा एक मूवमेंट है जो जिसको तुरानिज्म कहते हैं। अगर उसके डिटेल में जाए, कहने का मतलब जितने भी तुर्की भाषी लोग हैं उनको मिलाने का एक प्रोजेक्ट है। और तुर्की में एक जो फिलॉसफी है, जो फलसफा, ये कहता है कि दुनिया के जितने लोग हैं उनको हम किसी ना किसी तरह से जोड़ने की कोशिश करते हैं। शुरू से इस तुर्किस्तान मूवमेंट का पता है टर्की, लेकिन हाल फिलहाल में क्या हुआ है, अगर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे दूसरे तरह से, तो तुर्की ज्यादातर जो अपनी लड़ाई है चीन के दरमियान और चीन के साथ, वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहता है चीन से। जाहिर है, चूंकि पब्लिक ओपिनियन अरदोगान साहब ने ही बनाया था, उसके पहले से बना आ रहा है, उसको एकदम से मिटा देना पॉसिबल नहीं होगा। वो कर क्या रहा है, चीनी खुफियों को, जो जासूस हैं या जो आप कह रहे हैं उनके इंटेलिजेंस एलिमेंट है, उनको वहां भेज रहा है कि जो उइगर मुसलमानों के नेता हैं उनको किसी न किसी तरह से प्रमोट किया जाए। और उस प्रमोशन के तरह वो चाहते हैं पर नजर रखा जाए। तो कई सारे उइगर मुसलमान जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो लीडरशिप कर रहे हैं उनका, वो भागकर जर्मनी में पनाह ले रहे हैं। तो कई सारे लोग जो अदरवाइज उइगर के नेता बन सकते थे अंकारा, इस्तांबुल में, वो अब दूसरे तरफ वेस्टर्न स्टेट्स की तरफ बढ़े जहां उनको पनाह मिले। तो ये एक धक्का तो है ही, लेकिन इस तरह से चीन के दबाव में आके तुर्की अचानक कुछ कर देगा, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि एक बड़ी संख्या में 25,000 कम नहीं होता है किसी भी एक शहर में किसी एक खास वर्ग के लोगों को रहने का। और इस वर्ग के लोग जो हैं, जो उइगर्स हैं, वो वहां अपना स्कूल चलाते हैं, अपनी इबादत गाह है उनकी, अपने खाने पीने का एक अलग सा बाजार है उनका। एक तरह से मिनी तुर्किस्तान, ईस्ट तुर्किस्तान उन्होंने बनाया हुआ है। तो कहने का मतलब है, अर्दोगान साहब चाहते होंगे, उनकी इंटेंशन होगा, लेकिन एकदम से वो संभव नहीं हो पाएगा। और अर्दोगान साहब नहीं, आपको शायद मालूम भी होगा कि दुनिया के 26 इस्लामिक राष्ट्र, ज्यादातर जो उसमें OIC के मेंबर हैं, उन्होंने चीन को क्लीन चिट दे दिया और रिटन स्टेटमेंट में उन्होंने साइन किया था कि उइगर मुसलमानों के प्रति कोई भी एक्टिविटी चीन जो है वो नहीं कर रहा है, उनको प्रताड़ित नहीं कर रहा है, उनको एथनिसाइड या जेनोसाइड तो दूर की बात है, उनको प्रताड़ित भी नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब है, एक और चीन का जो आज पोजीशन है, चीन जितने भी अनडेमोक्रेटिक स्टेट हैं या प्रोटो डेमोक्रेटिक स्टेट हैं, जिनको हम अंग्रेजी में कहते हैं, उन सब का दोस्त बन गया है। और जब ऐसे तानाशाहों का शासन होगा, जैसे अर्दोगान साहब हैं या दुनिया के कई सारे तानाशाह हैं, तो चीन उनके साथ हमेशा आएगा, क्योंकि जाहिर है जितने भी डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं उनके साथ वो दिखना नहीं चाहेगा, या डेमोक्रेटिक स्टेट्स चीन के साथ या तुर्की के साथ नहीं चाहते हैं। तो रही बात ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट की, उसको एक धक्का लगेगा, जाहिर है उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा। और खासकर अब जो एक राजनीति बनती जा रही है, एक पॉलिटिक्स जो सियासत हो रही है, वो है तुर्की भी इस्लामिक राज्यों का नेता बनना चाहता है। उसने अजरबैजान में किया है, उसके संबंध जो अजरबैजान के हैं ईरान के साथ जो बिगड़े इस युद्ध के दौरान, और एक पैरेलल सऊदी अरेबिया एक तरफ, तुर्की एक तरफ, नया इस्लामिक नेशन नैरेटिव बनने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, हमारे साथ फजल रहमान साहब भी हैं। फजल रहमान साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अमेरिका इस मुद्दे को लेकर क्यों इतनी दिलचस्पी का इजहार कर रहा है
क्या वो वाकई में उइगर मुसलमानों से हमदर्दी का इजहार कर रहा है, उनकी मुसीबतों को समझ रहा है, या उसके कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उसके अपने कुछ निजी स्वार्थ हैं? देखिए, पहली बात ये है कि जो अमेरिकन जो डेमोक्रेट्स हैं, जो इस बार जो पावर में आए हैं, उनको अपने आप को एक अलग साबित करना है। उनका ये ख्याल है बाइडेन कंपनी का कि ट्रंप साहब ने बहुत कुछ डैमेज किया है अमेरिकन वैल्यूज को, अमेरिकन आइडियलिज्म को, अमेरिकन डेमोक्रेटिक नाम को, और उन्होंने कहीं भी जहां पे डेमोक्रेसी की बात आई, जहां पे भी ऑटोक्रेसी की बात आई, जहां पे भी इस तरह की बात आई, ब्रुटलिटी की बात आई, ट्रंप साहब ने सब पे खामोश रहे। और उनका सीधा साधा इशारा जो था वो सऊदी अरब की तरफ था। और आपको याद होगा कि पूरे कैंपेन में सऊदी अरब पॉलिटिक्स और ह्यूमन राइट वायलेशन, चाहे इजिप्ट में हो, चाहे सऊदी अरब में हो, चाहे टर्की में हो, उसको लेके उसका जो पॉलिटिकल प्लान था, जो पॉलिटिकल कैंपेन थी, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग। पहली बात, तो ये जो स्टेटमेंट है आप देख सकते हैं, उस पॉलिटिकल कैंपेन की कंटिन्यूटी का हिस्सा है। इसको आप माने या ना माने, बहरहाल एक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में जो है एक डेमोक्रेटिक जो इश्यूज होते हैं वो फॉर नेम सेक ही सही, लेकिन वक्तन उठाते रहते हैं वो, लेकिन बहुत सिलेक्टिव होते हैं वो, ये भी हमें देखना पड़ेगा। एक तो अमेरिका ये मैसेज देना चाहता है कि मतलब हम बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि हमने मुस्लिम वर्ल्ड को एकदम अबंडन कर दिया है, हमने जो ट्रंप से हम बड़े ही मुख्तलिफ है। उसका मेजर अभी पहला जो ऑब्जेक्टिव ये है कि उसको इस दुनिया को बताना है कि हम अमेरिका को फिर उस राह पे ला रहे हैं जहां अमेरिका जो है डेमोक्रेसी लेके, इक्वलिटी को लेके, ह्यूमन राइट रेस्पेक्ट लेके दुनिया को फिर लीड करेगा। तो ये 4 साल का जो वक्फा था जिसमें दुनिया ने तकरीबन अमेरिकन सिस्टम में एक लोगों का फेथ तकरीबन हिल सा गया था, और जिस तरह से असर्टिव पॉलिसी, जिस तरह से अनडेमोक्रेटिक पॉलिसी है, जिस तरह से एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी की थी ट्रंप आया, तो यूनिलेटरल थी, एक तरफों सारे फैसले ले रहे थे, चाहे वो फिलिस्तीन का फैसला हो, चाहे नेटो के हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, चाहे क्लाइमेट पे हो। आप देखिए, चाहे WHO पे जिस तरह की चीजें थी, उसमें लग रहा था कि जो अमेरिकन जो पॉलिटिकल सिस्टम का जो बेस है वो तकरीबन हिल रहा है, उसको आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं। और फॉरेन पॉलिसी बिना किसी अपने नेशनल इंटरेस्ट की नहीं होती है। उसमें चाइना पे बहुत सारे प्रेशर के बाद, एक इकोनॉमिक प्रेशर, एक स्ट्रेटेजिक प्रेशर, एक डिप्लोमेटिक प्रेशर, उनको लगता है अगर ये हम एलिमेंट ऐड करेंगे तो दुनिया को हम बता सकेंगे कि जो ताकतें जो चाइना को देख रही है, बहुत बड़ा मॉडल है, बहुत बड़ा इकोनॉमिक मॉडल है, बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल पावर है, उनको वो ह्यूमन राइट को लेके चाइना से कहीं ना कहीं दूरी अख्तियार करें। वो जब ह्यूमन राइट की बात आएगी तो अमेरिका ही उनके साथ आएगा। लेकिन वहां भी हिपोक्रेसी बहुत ज्यादा हद तक एक्सपोज है। आप देखिए इजिप्ट में क्या हो रहा है और दूसरे ममालिक में क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कि चाइना पहली बार है इस तरह के मजालिम ढा रहा है अपनी माइनॉरिटी पे। चाइना ने बहुत सारे मोमेंट को ऐसे मोमेंट को क्रश किए हैं, ऐसे लोगों को एग्जाइल में रखा है। वहां पे जो मीडिया का हाल है, मैं इसको बहुत ज्यादा इसमें बहुत कुछ पढ़ नहीं सकता मैं, और उसकी वजह यह है कि ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये वर्ल्ड को बताने की कोशिश है कि अमेरिका ह्यूमन राइट को लेके अभी भी उतना ही कंसर्न है जितना माजी में रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो स्टेटमेंट जो आ रहे हैं, फॉरेन सेक्रेटरी के स्टेटमेंट जो है, ये वाकई की हद तक मीनिंगफुल होंगे या किसी हद तक चाइना को अपनी पॉलिसी बदलने में किस हद तक कामयाब होंगे, वहां मुझे बराबर ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि सारी की सारी चीजें जो है एक सिंपल स्टेटमेंट है, आज स्टेटमेंट आया फिर स्टेटमेंट आएगा, लेकिन चाइना की पॉलिसी किसी भी तरह से बदलने वाली नहीं है। और एक बात और बताता चलूं मैं बात पर यहाँ पे कि जो बात कर रहे थे अमिताभ साहब की, डेमोक्रेसी जो है कभी वो तानाशाही के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करती। लेकिन ये सवाल ये है कि अब देखिए यूरोप का जो रिलेशन है चाइना से, आई थिंक अच्छा खासा जो यूरोपियन ममालिक है वो डेमोक्रेटिक है, लेकिन चाइना के रिश्ते देखिए बहुत ज्यादा खराब नहीं है। उनकी इकोनॉमिक आप वो देखिए, ट्रेड का ग्राफ देखिए, आप कॉमर्स का ग्राफ देखिए, रिलेशनशिप देखिए उनकी, और कहीं कहीं जिस तरह से उनके जो अलायंसेज हैं उसमें चाइना की जो पॉलिटिकल कल्चर, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं से आड़े हाथ नहीं आता, वो कहीं ना कहीं से कोई इम्पीडिमेंट नहीं है जो रिश्ते को कायम करने में एक रोआ बने या कोई वो बने, ऑब्स्टेकल बने। तो ये सबका, हर कंट्री का अपना अपना इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल है, और जो वक्तन फौक्तन जो बदलता रहता है, कभी वो इशू, कभी ये इशू, कभी वो चीजें, कभी ये अलायंस, कभी ये काउंटर अलायंस, लेकिन अल्टीमेटली मामला वहां पे उठता है कि आपकी कंट्री को कौन सा अलायंस, किस तरह की स्ट्रेटेजिक पोस्चरिंग आपकी कंट्री को क्या दे सकती है। कहीं
पीपुल सेंट्रिक होता है और कहीं रिजीम सेंट्रिक होता है। जब मैं रिजीम सेंट्रिक कहता हूं तो मेरा इशारा जो है और गल्फ ममालिक है कि वहां के लिए पॉपुलर परसेप्शन या पीपुल के पास कोई चीज नहीं है। जो भी रिजीम क्रिएट करेगा हमारे रिश्ते उनसे अच्छे रहेंगे। ठीक है सर, यहाँ एक वक्फे के लिए और रुकेंगे, वक्फे का वक्त हो गया है, एक वक्फा लेते हैं, उसके बाद जब हाजिर होंगे तो अपनी गुफ्तगू, अपनी चर्चा, अपनी बातचीत जारी रखेंगे। जल्द हाजिर होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं आज का मुद्दा में उइगर मुसलमानों के हालात पर। अमेरिका ने कहा है कि वो हर मंच पर उसकी आवाज़ उस वक्त तक उठाता रहेगा जब तक ये मसला हल नहीं हो सकता। तो हम ये सवाल कर रहे हैं कि अर्दगान क्यों खामोश हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं। अमिताभ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फजल रहमान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर किसी मुल्क में कोई हुकूमत अपने ही अवाम में कोई एक ख़ास फ़िरक़े पर जुल्म ढाना शुरू कर दे और उसकी तानाशाही हो, मुल्क के अंदर कोई कानून उसको रोकने के लिए उसका हैसियत में ना हो, तो इंटरनेशनल बरादरी क्या करती है? कहने को तो यूनाइटेड नेशन भी है, आईसीसी इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट भी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, सब कुछ है, लेकिन क्या इनके असरात बड़े मुल्कों पर, ताकतवर मुल्कों पर होते हैं या सिर्फ छोटे मुल्कों के लिए ही सारे कानून बने हुए हैं? देखिए, एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने इंटरनेशनल रिलेशंस का। जी। हम ये मानते हैं कि हर राज्य सोवरेन है या संप्रभुता संपन्न है, जिसे हिंदी में कहते हैं जी। और इस पर कोई दूसरा राज्य जोर जबरन तरीका इख्तियार नहीं कर सकता है। चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, चाहे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो, ये सब जो है वो माने तो ठीक है, नहीं माने तो उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। हाँ, सरकारें क्या करती हैं, यूएन क्या करता है और कई सारे जो इंडिविजुअल स्टेट्स हैं वो क्या करते हैं, उन पर सैंक्शंस लगाते हैं। जबरन उन पर अटैक करना बहुत राज्यों में संभव नहीं है। और हालांकि 90 के दशक के बाद ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन की बात हुई थी और जिसके तहत बहुत से राष्ट्रों में यूएन के तत्वावधान में पीस कीपिंग फोर्सेस गई थी, जैसे सर्बिया में गई, कोसोवो में गई, यूगोस्लाविया के कई राज्यों में, रवांडा, बुरुंडी में गई। तो कहने का मतलब है कुछ ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का स्कोप था जहां सरकारें कोलैप्स कर जाती हैं, जहां रेजिम नहीं है। बड़े राज्यों में, खासकर चीन, रूस, हिंदुस्तान और चाहे जितने बड़े राज्य हैं, उनमें इंटरवेंशन बिल्कुल असंभव है। और इंटरवेंशन जिसे हम कहते हैं और जिसे हम परसीव करते हैं कि इंटरवीन होना चाहिए, वो हमेशा स्थानीय चीजों को देखकर नहीं, कई तो प्रोपोगेंडा के हिसाब से भी उसको देखते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि जिनजियांग में उइगर मुसलमानों के प्रति एक प्रताड़ना की जा रही है। कई सारे राज्य जो हैं जहां उनके अपने लोग, मूल के लोग, उनकी अपनी जाति, धर्म, भाषा के लोग पर प्रताड़ना होती है। हम कुछ नहीं कर पाते हैं। जाहिर है, जानते हैं कि अगर करेंगे तो लीबिया और सीरिया वाली स्थिति ना हो जाए। कहने का मतलब है ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन बियॉन्ड अ पॉइंट पॉसिबल नहीं है। और कई बार ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन को
डिफरेंट डिस्कोर्सेज में ये भी माना गया है कि वो एक साम्राज्यवाद है, इंपीरियलिज्म है। तो ये तो संभव नहीं है। सैंक्शंस लगाया जा सकता है, लेकिन सवाल है कि चीन जैसे बड़े राज्य में आप सैंक्शन लगा करेंगे क्या? आपको खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। तो दबाव ही बनाया जा सकता है। और चीन हमेशा, चीन और वेस्टर्न वर्ल्ड में आप देखेंगे ह्यूमन राइट्स एक बहुत बड़ा इशू रहा है। चीन हमेशा कहता आया है, कुछ हद तक जो कुछ हद तक हांगकांग भी कहता है, आई मीन सिंगापुर भी कहता है कि जो एशियन वैल्यूज में ह्यूमन राइट्स हैं वो ह्यूमन राइट्स वेस्टर्न वैल्यूज के नहीं हो सकते हैं। तो जाहिर है जो वेस्टर्न वैल्यूज ह्यूमन राइट्स का है, मानव अधिकारों का है, उनको आप यूनिवर्सल नहीं बना सकते हैं। तो उनका तो कहना है कि हम री एजुकेट कर रहे हैं, और री एजुकेट करने को वो बड़ा अच्छे से इंटरप्रेट करते हैं। वो कहते हैं हम री एजुकेट में आप उनको जेल नहीं डाल रहे हैं, उनको खाना पीना बंद नहीं कर रहे हैं, उनको प्रताड़ना नहीं कर रहे हैं, हम उनको सिर्फ समझा रहे हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, और ये पूरे चीन में हम करते हैं। तो हम तो इस तरह की जो व्यवस्था है, जहां आपके मन को और या आपके दिल को या आपके दिमाग में जो चल रहा है उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन तो तब संभव होगा जब सरकारें गिर जाती हैं या बहुत ज्यादा इंटरवेंशन का स्कोप रह जाता है। आईसीसी की आप बात की, आईसीसी तो खुद एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है और चीन उसका सदस्य नहीं है, भारत भी उसका सदस्य नहीं है, रूस था उसने वापस ले लिया, अमेरिका भी उसका सदस्य नहीं है। तो आईसीसी का आपको रोल हो ही नहीं सकता है। हाँ, वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करके कई सारे राज्यों में, जैसे ब्रिटेन में है कि अगर दुनिया में कोई भी अगर वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कर रहा है तो उसको यूनाइटेड किंगडम में उसको दंड दिया जा सकता है, उसका प्रावधान है वहां। जैसे चिले में हुआ था, चिले के शासक वहां आए, अगुस्तो पिनोशेट, उनको अरेस्ट करने की बात की जा सकती है। तो कई सारी चीजें हैं जो की जा सकती हैं, लेकिन जैसे बड़े राष्ट्र के लिए ये संभव नहीं होगा, उन पर दबाव ही बनाया जा सकता है। और आप ये भी समझे ना, क्यों जिनजियांग की बात अचानक उठ के आ रही है। जिनजियांग की बात ये भी आ रही है क्योंकि वो हाल के वर्षों में 7-8 साल, 9 साल, 10 साल में पूरा चीन का जो विकास हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है, उसको चेक करने की कोशिश धारणा की जा रही थी वहां के स्थानीय निवासियों पर, उइगर्स पे। नहीं, ये तो 40 साल से 50 साल में, और चीन में सिर्फ उइगर्स ही नहीं, तिब्बतन्स भी जिन पर प्रताड़ना हो रही है, उनके खिलाफ दुनिया में एक और तिब्बतन्स को, और दलाई लामा जो हमारे राष्ट्र में, उनको चीनी सरकार को टेररिस्ट कहती है। तो आप कहां लाइन ड्रॉ करेंगे, ये भी एक बड़ा मुश्किल सा ये हो गया है। हाँ, ये एक मॉरल क्वेश्चन है उन राष्ट्रों के लिए, खासकर इस्लामिक दुनिया में इस्लामिक राष्ट्रों के पक्षधर हैं और उनको बचाने की कोशिश करते हैं, वो क्यों चुप बैठ जाते हैं। और ये विजिबल है, पूरी दुनिया की स्टैटिस्टिक्स कहती है कि 12 लाख उइगर मुसलमानों को री एजुकेशन कैंप्स में रखा गया है, करीब 2 लाख बच्चों को किंडरगार्टन में रखा हुआ है जो उनके माता पिता अरेस्टेड हैं और जो री एजुकेशन कैंप में, कंसंट्रेशन कैंप वेस्ट कहती है। तो उनके प्रति क्यों ये 26 राष्ट्र बोलते नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको रियलाइज करना चाहिए। उइगर्स की बात, कुर्दों की बात, ये सारी चीजें अगर आप देखें तो कुछ हद तक इनके मानसिकता को भी दर्शाती है कि अगर कोई राष्ट्र बहुत प्रगति कर रहा है, उससे लोहा लेना संभव नहीं है। सबको चाहिए कि सस्ता सामान मिल जाए, सबको चाहिए कि चीन से आयात हो, सबको चाहिए कि चीन में तेल बेचा जा सके। तो उस चक्कर में आप एक लाइन ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। रूस को पर आपने सैंक्शन लगाया, आप देख रहे हैं सैंक्शन लगा हुआ भी है, आप कहाँ कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन ईरान को बहुत असर पड़ रहा है क्योंकि ईरान की सारी इकोनॉमी डिपेंडेंट है उनके ऑयल पे, उनको बेचने नहीं दे रहे हैं, उनको कई सारी मुश्किलात का सामना पड़ रहा है। तो सैंक्शंस ही एक रास्ता रह जाता है, और वो इतना कुव्वत, इतनी हिम्मत है इन राष्ट्रों में कर पाने की, मुझे नहीं लगता है कर पाएंगे। ठीक है सर। वैसे ईरान के लिए लोग कहते हैं, अमिताभ जी, एक थोड़ा मौजू से हटकर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ईरान ने इराक को पूरी तरह से एक कर लिया, यानी अब ईरान और इराक में अब ज़्यादा ऐसा नहीं लगता कि 2 मुल्क हैं। इराक में जाइए तो ईरान के ही सिक्योरिटी के लोग हैं, तहजीब, कल्चर, पहनावा, खाना पीना, बाज़ार, सब कुछ ईरानी नज़र आएगा। तो लोग कहते हैं कि ईरान अपने तेल इराक के ज़रिए बेच रहा है।
ये मैं जानना चाहता हूँ सर। हाँ, नहीं बेच रहा है। देखिए, ईरान और इराक में अंतर नहीं था, सद्दाम हुसैन ही अंतर थे। सद्दाम के जाने के बाद और जो अमेरिका है वो भी कुछ हद तक अंतर बनाए, क्योंकि दोनों शिया बहुल राज्य हैं। दोनों के आयतुल्ला जो हैं वो शिया के, जो अली सिस्तानी साहब हैं, जो आयतुल्ला खamenei साहब हैं, कहीं ना कहीं उनमें मतैक्य है, धार्मिक आधार पर ही मतैक्य है। लेकिन इराक के थ्रू तेल बेचने का कोई अभी तक ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन नहीं आई है। हाँ, चीन ईरान से बहुत क्लोज आ रहा है। चीन पाइपलाइन बनाने की भी कोशिश कर रहा है एनर्जी सिक्योरिटी के थ्रू। चाबहार को ईरान ने चीन को देने की बात की है। तो और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल एक बहुत बड़ा क्लैंडस्टाइन जो अवैध एक तेल बाजार है, ईरान उसमें अपनी पैठ बना रहा है। लेकिन जाहिर है आप उससे कुछ पैसे ला सकते हैं। वो दवाइयां, वो टेक्नोलॉजी, वो मॉलिक्यूल जो दवाइयां बनती हैं, जो पेटेंटिंग है, वो आप कर नहीं सकते। तो ईरान की जो स्थिति है वो बहुत बुरी होगी। हिंदुस्तान और ईरान का जो संबंध है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सप्लायर था, हिंदुस्तान भी एक बैक सीट ले लेता है जब सैंक्शन आती है, और अमेरिकी सैंक्शन खास करके। तो उस पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो आप क्लैंडस्टाइन मार्केट में, अवैध मार्केट में कितना तेल बेच पाएंगे? कुछ हद तक आपको भी अपने इस पर रोक लगानी ही होगी। ठीक है सर। फजल रहमान साहब, मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि अभी अमिताभ जी बता रहे थे कि चाइना में उइगरों को पकड़ने के लिए, उनको डिटेक्ट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो जिक्र कर रहे थे कि जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, आई डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, कैमरे जो है अलार्म बजने लगता है और इससे शिनाख्त हो जाती है। तो अगर कोई ऐसे हालात में अपना मज़हब बदल के भी रहना चाहे तो वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग है, सबकी प्रोफाइल उस पर सामने आ जाती है। तो ऐसे हालात में उइगर मुसलमान, जब जिसको वो री एजुकेशन सेंटर कहते हैं, जो डिटेंशन सेंटर है, वहाँ पर वो सब कुछ करने पे मजबूर हैं, पोर्क खाने पर मजबूर हैं, दाढ़ी रख नहीं सकते। जाहिर सी बात है, जब जुल्म हो रहा है तो दाढ़ी, नमाज, कुरान, ये सब तो बहुत दूर है। देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अब्बास साहब एक चीज होती है, वो टर्मिनोलॉजी का बहुत अहम रोल होता है जी। किसी का जो कैरियर है वो किसी के लिए बैरियर है, किसी का जो असैसिनेटेड है किसी के लिए मार्टर है। तो इस तरह की टर्मिनोलॉजी जो फ्रेजिंग होती है, उससे हम, आप जैसे जो लोग मतलब जो रिसर्च में है, हम उन चीजों में नहीं पहुंचते। तो जाहिर सी बात है वो ये कहेंगे भाई दुनिया को बताने के लिए कि हम एजुकेट कर रहे हैं इनको, हम अपनी इनको जो उनकी फिलॉसफी है, जो इनका कल्चर है, जो इनका पास्ट है, हम इनको जो है एक चाइनीज सिटीजन बना रहे हैं। हम इनको, इसलिए कि उनके डिस्कोर्स में रिलीजन नहीं है, उनके डिस्कोर्स में कोई कल्चर की, कोई एथनिसिटी की, कोई रेस की अहमियत उनके मेगा पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं है। वो चाहते सिर्फ एक जो है आदमी वो चाइनीज रहे। तो चाइनीज बनाने के लिए उनकी सारी जो उनके अंदर और भी जो एलिमेंट हैं, जो रिलीजियस एलिमेंट है, जो कल्चर एलिमेंट है, उसको वो उससे डिप्राइव करेंगे, उसको वो पच करना चाहेंगे। तो पच करने की जाहिर की बात है वो अपन उनका ब्रेन वॉश करेंगे, और ब्रेन वॉश करने के लिए वो उनको लिटरेचर देंगे, और लिटरेचर के लिए कहीं ना कहीं से एक नया तरह का डिस्कोर्स, एक नया तरह का सेंटर बनाएंगे जहां पर उनको रखा जाए, और वहां पर उनका नया लिटरेचर से ब्रेन वॉश किया जाए, उनको बताया जाए कि जो आपका माजी था, जो आपकी सारी चीजें थी, दुनिया में कुछ इसकी कोई अहमियत नहीं है, आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह रहिए। फजल रहमान साहब, मैं माजरत चाहूँगा, असल में वक्त हमारा ख़त्म हो गया है। बार बार हमारे प्रोड्यूसर हमसे प्रोग्राम की क्लोजिंग का इशारा कर रहे हैं। हम चाहते थे कि इस पर बहुत बात हो, और आप दोनों मेहमानों से, अमिताभ जी से भी और फजल रहमान साहब से भी बहुत कुछ जानकारी हासिल हुई। मैं रोज़ डिबेट करता हूं, लेकिन आज मुझे सुनने का बहुत मौका मिला और जानने का बहुत मौका मिला। मैं दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी सलाम के साथ, क्योंकि जी सलाम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।